हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 4 अक्टूबर 2020 की शाम। और फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लिए अपॉलॉजीज, क्षमा चाहते हैं। द वाईफाई कनेक्शन वाज ऑफ एंड हम लोग नहीं मिल पाए। आज वापस उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। टॉपिक है कि ये जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी है, ये क्या किस तरह से काम करती है। बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो इसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ऐसे कुछ चीज़ें हैं क्या जिनसे हम इस पे कुछ असर डाल सकते हैं, कैन वी इम्पैक्ट इट एनी वे, इसके ऊपर भी जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है एक खास टॉपिक के ऊपर में, जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उपवास करना। अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग बातें हैं। मैं आपसे कुछ साइंटिफिक डेटा भी शेयर करना चाहूँगा। फास्टिंग का और इम्यूनिटी का कुछ रिलेशन है क्या, कुछ संबंध है क्या, तो इन्हीं सब टॉपिक्स की आज बात करेंगे। बट उसके सबसे पहले एक जानकारी आप सबको देना चाहूँगा कि अभी तो छठा महीना पूरा हो गया कोविड के चालू हुए, और भारत की अगर हम डेटा देखने जाएं तो दुर्भाग्यवश भारत 1 लाख से ज़्यादा मौत ऑलरेडी हम रजिस्टर कर चुके हैं। कल की परसों की जो नंबर थी वो थी 1,09,86,000। 1 लाख परिवार अफेक्टेड हैं ऑलरेडी कोविड से, जिन्होंने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है। तो बड़ा ही एक सोबरिंग सा थॉट है, एक चिंताजनक बात है, जो शायद हम अपने आपाधापी में और अलग अलग न्यूज़ के जो कवरेज है उसमें भूल जाते हैं कि अभी भी एक बड़ी लड़ाई चल रही है इंसानियत के और इस एक कोविड-19 कोरोना वायरस के बीच में। इंटरेस्टिंगली दुर्भाग्य दूसरा ये है कि 20 जो सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य हैं इस देश में, उसमें से 13 राज्य महाराष्ट्र में ही आते हैं। और थर्ड टाइम अनलकी, मुंबई इज ऑन द टॉप। मुंबई सबसे नंबर 1 है टोटल भारत में, मृत्यु की संख्या के हिसाब से और इन्फेक्शन के हिसाब से भी। मुंबई में टोटल अभी तक 9,000 मौतें रजिस्टर की गई हैं कोविड-19 से। हालांकि अगर आप केस फैटेलिटी रेट देखने चाहें, विच इज कि कितने लोगों को कोविड हुई है और उसमें से कितने लोग इस कोविड बीमारी से मारे जाते हैं, इसमें सबसे खराब आंकड़ा है नागपुर का, जहां पे 5.5 केस फैटेलिटी रेट देखी गई है। मुंबई इज एट 4.4 केस फैटेलिटी रेट। हमारे साथ काम करने वाले एक काफ़ी एनर्जेटिक यंग इंसान है, नाम नहीं लूँगा उनका, मित्र भी हैं। उनकी पूरी फैमिली एक साथ कोविड पॉजिटिव डायग्नोज हुए। मेरे मित्र को ही फीवर आई और फीवर 101 से 103 के बीच में ही रात को काफ़ी कमजोरी हुई, और उनकी फैमिली में 4 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया और घर पे उनकी वाइफ और बच्चे हैं। टच में हैं हम उनसे, बातचीत चैट के थ्रू होती रहती है। तबीयत में सुधार है, लेकिन बहुत प्रिकॉशन लेने वाला आदमी, जो कि उनकी पूरी बिल्डिंग में उनको बोला जाता था कि तुम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हो अपने स्वास्थ्य का, कोविड का, उस इंसान को भी पूरी फैमिली को कोविड हो गया। और यंग है वो, मेरे से छोटे ही होंगे। काफ़ी तेज सिम्टम्स देखे गए उनके। और तो और इस पूरी कोविड बीमारी की जो मजाक उड़ाने वाले लोग थे, ये तो एक सीरियस वाली बात बताई, जिन्होंने पूरी डॉक्टर एंथनी फाउची की और बाकी सब लोगों की बात को ध्यान से नहीं सुना, उन्हें भी कोविड पॉजिटिव हो गए। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी डोनाल्ड ट्रंप की। और आज सुबह की जो CNN की रिपोर्ट मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ ये सुना कि वो रेमडेसिविर पे ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। बहुत सारी ड्रग कॉकटेल चल रही है उनको। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं कि सुरक्षा के हिसाब से भी पहली बार ये देखा जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर में लीडरशिप का इतना बड़ा खतरा हुआ है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग कोविड से अफेक्टेड हो गए हैं। हमारे खुद के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी भी, उनकी भी रिपोर्ट आई थी, हालांकि उसके बाद की चर्चा नहीं हुई है। अमित शाह जी को सांस में तकलीफ के बाद एम्स ले गए थे, फिर अभी आप उनको पब्लिकली भी नहीं देख रहे हैं। और साथ के साथ तो बहुत सारे लोग हैं जो कि पब्लिक लाइफ में हैं और उनको इस बीमारी से सामना करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तो एक बार फिर हाथ जोड़ करके आप सबसे रिक्वेस्ट, निवेदन, अनुरोध है कि
फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। तो उसी बात पे हम आज की टॉपिक पे आते हैं कि ये इम्यूनिटी का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं। और आज हम जिस डॉक्टर की बात करेंगे वो हैं डॉक्टर जेना मैकियोची। ये लेक्चरर हैं ससेक्स यूनिवर्सिटी लंदन में और फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हैं, साथ के साथ हेल्थ कोच हैं। इन्होंने किताब लिखी है इम्यूनिटी द साइंस ऑफ स्टेइंग वेल। 2-5 साल के बच्चों की माँ हैं, तो बड़ी हेक्टिक लाइफस्टाइल है उनकी, बहुत भागदौड़ होती है। और जो डॉक्टर जेना बोलती हैं कि इम्यूनिटी जो है ये एक ऐसे कुछ ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं है कि आप इतनी आसानी से समझ जाएं कि ये करेंगे तो अच्छा होगा, ये करेंगे तो बुरा होगा। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था कि इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधी क्षमता को सिंप्लीफाई करके हम कैसे समझ सकते हैं। इसके पहले हम कुछ आपसे इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई टोटल जो हमारे शरीर के अंदर है, अगर हम उसका वजन निकालने की कोशिश करें कि टोटल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हैं, तो उनकी टोटल वेट कितनी है हमारे बॉडी में। सरप्राइजिंगली अगर आप 70 किलो के हैं तो आपके शरीर में 2 किलो वजन बैक्टीरिया का है, जिसमें खाली बैक्टीरिया, वायरसेस और जो अलग दूसरे छोटे छोटे प्राणी जो हमारे शरीर में रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन आवर बॉडी इज मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स। पहले भी बता चुके हैं 100 खरब से ज्यादा बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। खाली एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो मल होता है, जो फीसेस, जो पॉटी निकलती है, खाली उसकी एक बालू के बराबर कण के अंदर में इतने ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या पूरे पृथ्वी में रहने वाले इंसानों से ज्यादा होती है। तो हम एक्चुअली एक समूह है पूरे बैक्टीरिया का। और हमारी पूरी बॉडी में, इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट है वो बताते कि हमारी पर्सनालिटी, हमारी जो कुछ लक्षण होते हैं, कुछ खास तरह से हमारा बिहेवियर, हमारी इम्यूनिटी कैसे किसी बीमारी से लड़ती है और कैसे हम कोई ज्यादा बीमार हो जाते, कोई कम, इन सबके पीछे भी बहुत हद तक बैक्टीरिया का हाथ होता है। वो किस तरह से उन्होंने हमारी इम्यूनिटी को ट्रेन किया है। राकेश पॉल जी स्वागत है, पापा आपका भी स्वागत है। अभी देखिए, कुछ लोगों में टेंशन को, कुछ लोगों में स्ट्रेस को झेलने की क्षमता ज्यादा होती है, वो जल्दी परेशान नहीं होते। नर्व स्ट्रांग है उनके, न्यूरॉन्स जो हैं वो स्ट्रांग है, क्योंकि अभी उनके बॉडी के अंदर में विटामिन B12 बनाने वाली बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है। अच्छी क्वालिटी की विटामिन B12 उनके शरीर में बन रही है, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, बशर्ते उस इंसान के जिसकी बॉडी में विटामिन B12 उतनी पूरी तरह से नहीं बन पाती। हमारी बॉडी में एक छोटा सा हिस्सा है जिसको अक्सर आजकल काट के हटा देते हैं इन्फेक्शन होने पे, अपेंडिक्स। अभी उसकी कमाल की रोल ये है कि कभी भी अगर आपने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाई और आपकी जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है वो सब साफ हो गए, मर गए, तो रिजर्वॉयर है अपेंडिक्स, जहां से छोटी मात्रा में, मतलब मात्रा क्या बोलूं, संख्या तो बहुत ज्यादा होती, फिर वहां से एक्चुअली वापस कल्चर होना चालू होता है। तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि अपेंडिक्स का शरीर में रहना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, आगे और रिसर्च हो रही है इसके ऊपर। एक और चीज इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे शरीर के कौन से हिस्से में होते हैं? बड़ी आंत में, छोटी आंत में नहीं, बड़ी आंत में होते हैं। और जैसे जैसे मल द्वार, एनस तक आप जाएंगे, वहां जाते जाते इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो डॉक्टर जेना बताती हैं कि हम एक्चुअली हर दिन मरने के बहुत करीब आते हैं। अब आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, हर दिन मरने के बहुत करीब आना मतलब क्या बात है? हमें हर दिन कैंसर होता है। एक्चुअली वी कुड गेट कैंसर एवरी डे बिकॉज कैंसर सेल्स आर फॉर्म्ड एवरी डे। हमारे शरीर में अलग अलग नए नए बैक्टीरिया का अटैक हर दिन होता है। हमें अलग अलग तरह के वायरसेस भी अटैक करते हैं डेली। बट हर दिन हमेशा एक जो चीज है जो हमें बचाती है वो है हमारी इम्यून सिस्टम। कैसे? अभी जो भी नया सेल बना और म्यूटेट हुआ, जिसमें अपने पुराने पूर्वज सेल से अलग जेनेटिक कंपोनेंट बनती है, उसको हमारी इम्यून सिस्टम बड़ा नहीं होने देती, मार देती है। अगर वहां पे अगर नहीं कर पाए काम तो फिर बाद में कैंसर बनती है। फंगल स्पोर हैं अंदर में पैदा हुए, उनको मिटाया जाता है। बैक्टीरिया में छेद कर दिया जाता है जो नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं। वायरसेस जो होते हैं उनको एक स्प्लाइसिंग प्रोटीन होती है, एंजाइम होती है, जो कि वायरस को आधे से काट देती है। अब बताइए, ये सब इतना सारा काम करता रहता है हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता।
क्या क्या काम है? बाहर से कोई चीज, फॉरेन चीज आ गई तो उसको डिटेक्ट करो कि ये हमारे शरीर का नहीं है, बाहर का है। हालांकि एक और बात याद रखिएगा, जो भी हम खाना बाहर से खाते हैं वो बाहर का ही, हमारा शरीर का नहीं है, लेकिन उससे आपको एलर्जी नहीं होती, कुछ खास चीज से एलर्जी होती है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अब जहाँ पे मान लीजिए किसी नई बैक्टीरिया, खतरनाक बैक्टीरिया का आपके अंदर में आना होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं जिनको आपकी इम्यून सिस्टम भेजती है और उनको मार देते हैं। वो कुछ हेटर्स होते हैं कि खास केमिकल्स हों उनको हेट करने वाले। मेडिएटर्स होते हैं, जैसे किसी भी आप सोसाइटी में देखेंगे कि यंग लोग लड़ने लगते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो आके बोलते नहीं नहीं शांत हो जाओ, झगड़ा नहीं करो। तो ऐसे ही हमारे इम्यून सिस्टम में भी मेडिएटर सेल होते हैं जो मेडिएशन का काम करते हैं। कि अब मान लीजिए एक पौधे का जो पराग होता है, जो पॉलन होता है, वो उड़ के अगर आपके नाक के अंदर चला जाए और आपके श्वास में जाए तो पूरी इम्यून सिस्टम उस पर रिएक्ट करना चालू हो सकती है। अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है तो आपके अंदर बहुत एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। बट खतरा एक्चुअली किसको है? उस एक पराग के कण को, ना कि आपके पूरे शरीर को है, क्योंकि वो भी एक फूल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो मेडिएशन करने का काम है, ये भी सामंजस्य बिठाने का काम भी इम्यून सिस्टम करती है। और ये सब जो है, जो स्पॉटर हैं, हेटर्स हैं, किलर सेल्स हैं, ये सब साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए इम्यून सिस्टम जो है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कॉम्प्लेक्स है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, 80% ऑफ इम्यूनिटी और इम्यून सेल्स और द सिस्टम वो हमारे पेट में होता है। अब क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके शरीर में सबसे ज्यादा जो बाहर के जो रहने वाले लोग हैं, लोग इन द सेंस जीव हैं, जीव जंतु हैं, वो हमारे पेट में होते हैं। और खासकर जो बैक्टीरिया होती है, वो पहले भी हमने बात की कि वो हमारी पेट की जो म्यूकस लाइनिंग होती है, हमारी जो आंत की म्यूकस लाइनिंग होती है, बस उसी में रहते हैं वो। ना उसके बाहर आएंगे तो एसिड में मर जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे तो ब्लड में, तो हमारी इम्यून सिस्टम मार डालेगी। तो एक बड़ा ही फाइन सा एरिया है जहां पे उनको बैक्टीरिया को रहने की इजाजत है, और उसके बदले में वो कितना सारा काम करते हैं हमारे लिए। अब याद कीजिए, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात हुई तो एकरमेंसिया म्यूसिनिफेला हमने बात की थी। ये ऐसी एक बैक्टीरिया की जाति है जो कि म्यूकस को खाती है, जो हमारी चिपचिपी सी चीज है, जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को मेंटेन करती है, उसको खाती है। लेकिन नुकसान नहीं है, वो जितना खाती है म्यूकस सेल उतना उसको प्रोडक्शन करते हैं। और एकरमेंसिया म्यूसिनिफेला को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है, साइंटिस्ट लोगों का बताना है, वो है अनार। तो याद कीजिएगा, एक अनार 100 बीमार एक अनार, मतलब 100 बीमारियों की हटाने की जो कारक है वो अनार हो सकती है। तो बहुत फाइबर वाली चीज होती है, और बैक्टीरिया को फाइबर, हम आगे बात करेंगे, बहुत बहुत पसंद होता है। तो इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी बच्चे छोटे पैदा होते हैं तभी उनका ब्लड ग्रुप डिफाइन नहीं होता। भले आपका ब्लड ग्रुप ए, बी या ओ हो, लेकिन आपका बच्चा उस समय वो धीरे धीरे उसको, इनफैक्ट वो बैक्टीरियल एक्सपोजर से ही ब्लड ग्रुप, हाय मेहता जी, बैक्टीरियल एक्सपोजर से ही एक्चुअली ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। जो छोटा नवजात शिशु होता है उसको एक्चुअली आप अगर खून की रिक्वायरमेंट है तो किसी भी ग्रुप का खून दे सकते हैं। हालांकि टू बी ऑन सेफर साइड जो माँ की ब्लड ग्रुप होती है वही दी जाती है कि मान लीजिए कुछ उल्टा ना हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहला हमारा इम्यूनिटी की बात करें और किस तरह से बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं। एक बच्चा जब भी पैदा होता है, नॉर्मल वे में पैदा होता है, तो सबसे पहला जो बैक्टीरियल इनोकुलेशन होता है वो होता है माँ के वजाइनल रूट से। जब भी हम निकलते हैं तो माँ के शरीर की जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमारा सबसे पहले आदान प्रदान होता है। अगर वो नहीं हुआ तो आपका सबसे पहला, अगर मान लीजिए सी सेक्शन से बच्चे पैदा हुए तो उनको सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे? जो नर्स के हाथ पे होंगे वो बैक्टीरिया मिलेंगे, जो अस्पताल के वातावरण में होंगे वो बैक्टीरिया मिलेंगे। बड़ी तेजी से फैलते हैं ये बैक्टीरिया जब भी बच्चों के हाथ में मींस अपने पहली बार अपनी माँ का दूध पिया और उसके साथ जो बैक्टीरिया गई अंदर में वो हर 10 घंटे 12 घंटे मतलब डबल ट्रिपल, आप भले एक दिन के होंगे लेकिन आपके बैक्टीरिया जो अंदर में माँ के वजाइनल रूट से आपको मिले थे उनकी वो पोता छिरपोता कौन सी जनरेशन 10 जनरेशन आगे बन चुकी होती। एक्चुअली पहले 3 साल में
आपके पैदा होने से 3 साल तक में आपकी इम्यूनिटी की ट्रेनिंग होती रहती है। तो बच्चों को अगर लूज मोशंस होते हैं, बच्चों को फीवर होते हैं, कोई बात नहीं, इम्यूनिटी की ट्रेनिंग चल रही है और जितनी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग होगी आगे उतनी ही अच्छी जीवन रहने वाली है। हाय सुगाता, मेहता जी आपको ये अच्छी लगी बात, नई बात लगी तो मैं खुश हूं इस बात को जान करके। अरे देखिए, बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको जानने के लिए आप यही समझ सकते हैं कि न्यूयॉर्क के एक लैबोरेटरी में एक जर्म फ्री माउस की इजाद की गई। इजाद इसलिए बोलता हूं कि पूरा ही आर्टिफिशियल है, कि क्लीनेस्ट क्रिएचर इन द एंटायर वर्ल्ड, क्लीनेस्ट इन द सेंस एस्टेराइल सिजेरियन सेक्शन से उसकी बर्थ हुई, कोई बैक्टीरिया नहीं उसको, उनको एंटीसेप्टिक केज में रखा जाता है, उनको स्टीम स्टेरिलाइज फूड दिया जाता है जिसमें कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई नहीं हो। इनफैक्ट अगर वो जो चूहे हैं, उन चूहों को अगर बिल्कुल बाहर मिलाया जाए तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर में इम्यूनिटी की जो ट्रेनिंग है वो तो हुई नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता की ट्रेनिंग नहीं हुई। यहां तक कि उनको जो हवा दी जाती है वो हवा भी स्टेरिलाइज करके दी जाती है, क्योंकि अभी हम जो हवा सांस ले रहे हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं। तो अभी एक और चीज आप नोटिस करेंगे, जो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, कोविड से रिलेटेड अभी जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें जो लोग मर रहे हैं उनकी अगर आप एक्चुअली डायग्नोसिस करने जाएं तो कोविड की वजह से ना मर के वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया से मर रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उस दौरान हॉस्पिटल में जो पहले से रहने वाले नोसोकोमियल निमोनिया है वो उनको हो जाती है, उससे उनकी मौत होती है। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जर्म फ्री माउस बनाया क्यों गया। ये डिफरेंस जानने के लिए कि एक जो नॉर्मल चूहा होता है और ये जर्म फ्री चूहा जो बनाया, इन दोनों में क्या कुछ परिवर्तन है, क्या कुछ डिफरेंस है क्या। तो ये जो जर्म फ्री चूहा होता है बड़ी हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने वाले, इनमें डर नहीं होता है। अब बताइए, चूहा ऐसा जिसको डर नहीं लगता, क्यों? इम्यूनिटी की ट्रेनिंग नहीं हुई है तो उनको कॉशन नहीं है। खाना ज्यादा खाते हैं, उनकी डाइजेशन स्लो होती है, क्यों? आप आगे समझ पाएंगे कि हम बहुत सारी चीजें जो डाइजेस्ट करते हैं वो एक्चुअली हम डाइजेस्ट नहीं करते, हमारे बदले वो डाइजेशन का काम हमारे बैक्टीरियाज करते हैं। उनके जो अपेंडिक्स हैं, अपेंडिसाइजेस, वो बहुत बड़ी साइज की होती है, पता नहीं क्यों। जो पेट के अंदर की जो जीआई ट्रैक्ट है वो सिकुड़ी हुई होती है, पूरी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनके शरीर में इम्यूनिटी वाले जो सेल होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो कोशिकाएं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। इनफैक्ट इन जर्म फ्री चूहों को अगर साधारण से भी बैक्टीरिया का संपर्क हो जाए जिससे बाकी चूहे नहीं मरेंगे, ये लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके तो इम्यूनिटी की ट्रेनिंग नहीं हुई। तो अगर इन चूहों को टाइप 2 डायबिटीज वाले, ऐसे चूहे जो मोटे हैं, जो डायबिटिक हैं, उनके पेट की चीज लेके, उनकी पेट की जो खाने की चीज है वो लेकर के इनको अगर खाने दे दिया जाए तो इनमें भी शुगर को पचाने की जो क्षमता है वो कम होने लग जाती है। अब इससे आपको याद आएगा, पूप ट्रांसप्लांट की बात हमने पहले की थी कि खासकर ऐसे लोग जिनमें इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम होता है या क्रोन्स डिसीज है, तो इसमें बहुत जगह देखा गया है कि अगर उनको एक हेल्दी आदमी के पेट से निकला हुआ जो मल होता है, फीसेस होती है, उसकी ट्रांसप्लांट उनके पेट में डाली जाए तो काफी इंटरेस्टिंग से रिजल्ट आए हैं। हालांकि स्टडी चालू है, एकदम परफेक्टली प्रूवन नहीं है। तो हम जो हैं, हमारी स्वास्थ्य कैसी है, हमारी इम्यूनिटी कैसी है, बहुत हद तक डिपेंड करती है कि हमारे अंदर कैसे बैक्टीरिया है। अभी एक और इंटरेस्टिंग बात, हम इम्यूनिटी की टॉपिक पे आए उसके पहले, गाय भैंस जो रिमिनेंट्स होते हैं जिनके पेट में 4 अलग अलग हिस्से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गाय तो इवन ये भी चिंता नहीं करती कि हम खाना पचाएं खुद का। वो जो घास खाते हैं वो घास को चबाकर सीधे अंदर डाल देते हैं और उसको, बड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जो घास में जो खाते हैं, जो चारा खाते हैं, उसको पचाने का काम करते हैं बैक्टीरियोइड्स एंड कंपनी। और ये जो बैक्टीरियोइड्स एंड कंपनीज हैं, ये डाइजेशन करती हैं उस घास का। और एक और चीज याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया होती है ना, वो प्रोटीन से बनी होती है। और जब भी ये बैक्टीरिया मरती है पेट में, और गाय जो है, हम अपने शरीर में बैक्टीरिया को एकदम अंत में रखते हैं, बड़ी आंत में, कि वो ऊपर आके कुछ बीमारी ना पैदा कर सके। गाय में उल्टा है, गाय में सारे बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन द फर्स्ट चेम्बर इटसेल्फ, रूमेन जो होता है उसी में होते हैं।
क्योंकि गाय ने जैसे घास खाई, अंदर गए, बैक्टीरियोइड्स ने उसके ऊपर में डाइजेशन चालू किया। आप देखेंगे गाय खाने के बाद जो पगार कर रही होती है, जुगाली जिसको बोलते हैं, कि पेट से उनको वापस वो घास आता है, उसको चबाते हैं, तब तक आधी डाइजेशन हो चुकी होती है। एक और चीज, अब गाय ने तो खाया, घास खा ली, तो गाय को इतना सारा प्रोटीन कहां से बनता है? और ये जो क्विंटल क्विंटल के हो जाते हैं, प्लस इतना दूध देती है गाय। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। गाय के शरीर में जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियोइड्स होते हैं, वो तो है प्रोटीन। अभी उनकी लाइफ जो है वो खत्म हुई, तो वो जो मर के नीचे जाते हैं वो प्रोटीन है, और वो गाय डाइजेस्ट कर लेती है। तो ये जो प्रोटीन की फैक्ट्री है गाय या जो भैंस या फिर दूसरे र्यूमिनेंट जो जानवर है, इतना सारा प्रोटीन कहां से लाते हैं? वो उनको बैक्टीरिया से मिलती है। अभी जो चूहे होते हैं, अब चूहे जो हैं उनकी बॉडी ऐसे हमारे आपके जैसे ही जो डेवलप हुई है, मैमल्स हैं तो नहीं रोडेंट्स हैं, तो उनमें जो बैक्टीरिया है वो एकदम आखिर में रहते हैं, बड़ी आंत के बाद में। अब तो वो जो बैक्टीरिया जो मरे और उनकी प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, तो चूहे एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं कि जो प्रोटीन वाले बैक्टीरिया मर गए और निकल गए, तो कैसे निकले? पूप से निकले ना, पॉटी से निकले। तो परेशान मत होइएगा, चूहे अपनी पॉटी खा लेते हैं क्योंकि उनको वापस प्रोटीन चाहिए। तो ये सब थोड़ी इंटरेस्टिंग बात थी इम्यूनिटी के ऊपर में। अभी वापस आते हैं हम डॉक्टर जेना मैकियोची के ऊपर में। और इम्यून सिस्टम खाली खाने के ऊपर बात नहीं है। इम्यून सिस्टम कैसे आपकी काम करेगी, कितना अच्छा काम करेगी, 3-4 फैक्टर्स, इनफैक्ट ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टर स्ट्रेस। आपकी स्ट्रेस लेवल कितनी है वो इम्यूनिटी को बहुत बहुत प्रभावित करती है। साइकोलॉजिकली आप क्या सोच रहे हैं, आप डाउन फील करते हैं, आप डिप्रेशन फील करते हैं, तो आपकी इम्यून सिस्टम कम काम करेगी। आदमी सोच सोचकर भी खुद को बीमार कर सकते हैं। आपकी इमोशनल स्टेट क्या है, आप हेल्थ रिलेशनशिप में है क्या, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, इन सब चीजों से भी आपकी इम्यूनिटी पे बहुत बहुत असर पड़ता है। ये खाली ये नहीं कि आपने अच्छा खा लिया, दवाई खा ली, सप्लीमेंट्स ले लिए तो इम्यूनिटी बिल्कुल सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बहुत सारी ग्रे एरियाज हैं। एक और चीज जो डॉक्टर जेना बोलती हैं कि इम्यूनिटी, हाय देवांशी, इम्यूनिटी इज नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग डिसीजेस। ये ऐसा नहीं कि इम्यून सिस्टम फुल टाइम लड़ाई के लिए तैयार रहती है, बट ये नहीं कि ये इट्स अ वॉरियर, इट्स अ कॉप जो हमेशा लड़ाई ही करते ना, बहुत सारा काम करते हैं। छोटा छोटा काम, जैसे हाउसकीपिंग का काम, पूरे शरीर के अंदर सफाई करना, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है। नए नए इन्वायरमेंट को लर्न करना, इंटरनल इन्वायरमेंट जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आप कहीं नई जगह चले जाएं, डैम्प जगह चले जाएं, सूखे वाली जगह चले जाएं, तो अंदर और बाहर दोनों का मेंटेनेंस बना के रखना वो इम्यून सिस्टम करती है। और ये क्या आराम करती है ना, कॉन्स्टेंटली हमेशा चलती रहती है, रिपेयर करती रहती है। जो हमारे सेल्स मर गए उनकी रिपेयरिंग चालू रहती है, क्लीनिंग होती है, जो मर गए उनको हटाना भी है, रिस्टोर करना है, जो डेड सेल्स चले गए, नए नए इम्यून सेल्स बनाते रहने हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन नहीं है तभी भी ये काम चलता रहता है, इन्फेक्शन हुआ तब तो डबल लोड। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या कुछ करें कि हमारी इम्यून सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। क्या हम कुछ ऐसा करें कि हम इनविंसिबल हो जाएं, कि हमें कोई बीमारी नहीं हो, हमें कोई इन्फेक्शन ना हो? नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जब से ये इंसानियत की शुरुआत हुई है, जीवन की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अभी तक ये लड़ाई चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, अदर सिंगल सेलुलर एनिमल्स, दे विल ट्राई टू इन्फेक्ट अस, और हम उनसे बचने की कोशिश करते रहेंगे। ये बहुत सैकड़ों हजारों साल से चल रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा। परवेज भाई स्वागत है आपका। तो देखिए, ये डोमिनेट करने की बात नहीं कि हम बैक्टीरिया, वायरसेस को, जर्म थ्योरी सबको हटा के रह जाएंगे ना। इट्स अबाउट कोहैबिटेशन। वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, क्योंकि मैं और आप बिना बैक्टीरिया, वायरसेस के हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। और कैसे कैसे चीजें हैं वो आगे हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। तो एक और चीज जो दूसरा नजरिया है कि खाली हम ही एक प्राणी नहीं है, एक क्रीचर नहीं है जिसको इस धरती पर रहने का अधिकार है। ये अधिकार बाकी जानवरों को भी है, which also includes your bacteria and viruses. But sadly ये डिसाइड हम कर रहे हैं आज के समय में कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। बट ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मदर नेचर है, जो
धरती माता है बड़ी पावरफुल है, एंड इट बाउंसेस बैक, एंड शायद कोविड जो है बड़ी अच्छी तरह से बाउंस बैक हुआ। मैं नोटिस कर रहा था कि अभी चिड़िया की संख्या बढ़ गई, चिड़ियों की संख्या, छोटी छोटी कलरफुल बर्ड्स आई कैन सी नाउ। अर्ली मॉर्निंग, सुबह में भी ऑफिस जाने की रश नहीं होती तो हम आराम से 7-7:30 बजे चाय पी रहे होते हैं, तभी यू कुड एक्चुअली हियर द बर्ड्स चर्पिंग इन मुंबई, इन वसई। नई नई वैरायटी दिख रही है, आसमान साफ है, तो एक तो कुछ हद तक नेचर ने अपना ब्रेक लगाया। और जैसा मैं आज के टॉपिक की शुरुआत में बोल रहा था, भारत में ऑलरेडी 1,09,86 लोग मर चुके हैं। देश में 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बुरी तरह प्रभावित हैं, उनमें से 13 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हैं। पुणे में स्थिति खराब है। हाय स्नेहल जी। इनफैक्ट नागपुर, केस फैटालिटी रेट सबसे ज्यादा नागपुर में है 5.5 की। मुंबई ऑल इंडिया में नंबर 1 है क्योंकि हम 9,000 से ज्यादा मौतें ऑलरेडी देख चुके हैं। नंबर इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा है। तो ये हराना और जीतना नहीं, साथ में रहने वाली बात है। तो अभी क्या ये आखिरी पेंडेमिक है, इसके बाद कुछ नहीं आएगी? ये तो चलने वाली, आगे भी रहने वाली है। एक और बड़ी तसल्ली की चीज आप सबको बताना चाहूंगा, 99% ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस आर हार्मलेस टू अस। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत सारे बैक्टीरियाज फायदेमंद हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर में रहते हैं। अब आप कैसे उनको अवॉइड करेंगे? वो हवा में है, वो पानी में है, वो मिट्टी में है, वो नदी में है, वो समंदर में है, वो हर तरफ है। तो आप ये एकदम स्टेराइल इन्वायरमेंट बना के कि हम यहां भी रहें, कोई बैक्टीरिया ना रहे, वहां वायरस ना रहे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा काम आपके शरीर का रुक जाएगा। तो ये जो हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी है, इसका ख्याल रखना ये खाली अभी कोविड के समय की बात नहीं है। ये एक एक्चुअली मैं बोलूंगा, ये दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन विच हमें क्या देखना है कि हमें बैलेंस देखना है। किस चीज की बैलेंस? तो हमारी बॉडी में 2 चीजें हमेशा चलती रहती है। एक तो ऑक्सीडेशन, आपने सुना होगा। अब ऑक्सीडेशन का एक छोटा एग्जांपल आपको बताता हूं कि आप सेब को काटें और उसको काट कर छोड़ दें, थोड़ी देर में वो काला हो जाएगा। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। नेचुरल प्रोसेस है। तेल को आप बाहर खुला रखेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं जिनसे ऑक्सीडेशन होती रहती है और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते रहते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है लिविंग का। लेकिन ये बहुत ज्यादा अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके अंदर हो जाए, और एक याद रखिएगा, जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ेगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी की बढ़ती जाएगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी, झुर्रियां पड़ती हैं, सिकुड़न आती है, उम्र बढ़ता है, बीमारियां होती हैं। तो अगर आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है तो आपके शरीर में ज्यादा म्यूटेशन होगी, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, आप में ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज ज्यादा बढ़ जाती है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि 10 लोग एक ही घर के अंदर में एक कमरे में बंद हो, उनमें से एक को बहुत गंदी वाली सर्दी है, सब 10 के 10 अफेक्ट नहीं होंगे। अगर हुए भी तो उसमें सबका लेवल ऑफ इफेक्ट अलग अलग होगा। ये इस तरह है कि कोविड-19 से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर के और इम्यून हो चुके हैं। दिस डिपेंड्स ऑन देयर बैलेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड द एंटीऑक्सीडेंट। तो आपके शरीर में जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उसको नियंत्रित कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। अभी एक और चीज है, बहुत सारे लोग जो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक खास बीमारी को, इसके पीछे उनकी इम्यून एक्सपोजर काम करती है। को बचपन में उनको कैसी कैसी बीमारियां हुई थी, किस तरह की ट्रेनिंग हुई, उनकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसी है, उनके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स के लेवल्स क्या हैं, वो सब क्लिनिकल हैं क्या, मतलब लक्षण दिखने तक जो बीमार, अब मान लीजिए विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स दिखेगी आपको, लेकिन ये अगर कुछ इस लेवल तक है कि उसके लक्षण ना दिखे तो पता ही नहीं चलता, वो तो चलता रहता है बहुत सारे लोग। तो जैसे पहले बता रहा था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज नॉर्मल बर्नआउट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ हमारे सेल्स जो ग्रो हो रहे हैं उसके ऊपर। अभी उनको बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। हालांकि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, तो अगर इन्फेक्शन होती है तो आपकी उस समय इम्यून सिस्टम एकदम पीक पे काम करना चालू करती है, आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपके शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वो ज्यादा रिलीज हो रहे होते हैं। ये शरीर जानबूझकर करती है, वो बॉडी की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती है, इसको एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट अंदर बनाने की कोशिश करती है। आपकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी कि बैक्टीरियाज मर जाएं, वायरसेस मर जाएं।
अभी इसको बैलेंस करने के लिए डॉक्टर जेना बोलती हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फूड सोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी जो हम जानवर हैं, चलने फिरने वाले हैं, तो हम किसी खतरे को आभास देखकर जानकर हम दौड़ के भाग जाते हैं। पौधे तो भाग नहीं सकते, जड़ से लगे हुए हैं। तो किसी इंसेक्ट से बचने के लिए, किसी जानवर से बचने के लिए वो ऐसे अपने अंदर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जो कि उनकी रक्षा कर सके। और जब भी उन फाइटोन्यूट्रिएंट्स को, जो कि रिच होते हैं कलर में, पिगमेंट वाले जो रंगीन जो सब्जियां और फल होते हैं, जब भी हम उनको खाते हैं तो हमारे अंदर में वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भंडार देते हैं। तो डॉक्टर जेना बोलती हैं आपको अपनी इम्यूनिटी को पावरफुल बनाना है, मतलब इनविंसिबल नहीं, बट अगर उसको मददगार बनाना है, उसकी हेल्प आप करना चाहते हैं, तो कलरफुल चीजें खाना चालू कीजिए। अभी जैसे रेड सब्जियां खाइए, आप बोले रेड सब्जियां क्या है, तो जैसे बीट रूट है, लाल टमाटर है, लाल बेल पेपर होती है, लाल साग होती है, वो खाने की सलाह देते हैं। ग्रीन सब्जियां खाने की, अब ग्रीन में लीफी ग्रीन्स हैं, जो कि पालक हो गया, कैबेज हो गया, वो खाने की सलाह है। ऑरेंज कलर की सब्जियां खाने की सलाह है, और ऑरेंज कलर में गाजर, पंपकिन, टमाटर। येलो खाएं, येलो में क्या, कॉर्न खा सकते हैं, केला है, कद्दू है, येलो बेल पेपर्स होते हैं। व्हाइट सब्जियां भी इंपॉर्टेंट है, कॉलीफ्लावर है, मूली है व्हाइट में, पर्पल बेरीज पर्पल होते हैं, बैगन पर्पल है, कैबेज पर्पल कलर में आती है, जामुन आती है, वो खाने की सलाह है। काला जामुन, काली सब्जियां, मतलब ईट रेनबो। प्रकृति में, नेचर ने, मदर नेचर ने जो कलरफुल चीजें बनाई हैं, जो चमकदार चीजें हैं, जिसमें ज्यादा पिगमेंट है, उनको अगर हम खाने में इस्तेमाल करें तो हमारे शरीर के अंदर में जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो फाइटोकेमिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो संख्या बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी को उससे फायदा होता है। ये खाली ऐसा नहीं कि हाँ हल्दी में कर्क्यूमिन होती है तो हम कर्क्यूमिन के टैबलेट खाएंगे इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, एक फैक्टर से नहीं होता। ये इतना आसान नहीं है कि हाँ विटामिन सी से ये फायदा होता तो मैं विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन, नो। ये इट्स मोर लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, जिसमें बहुत सारे प्लेयर एक साथ ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं तब जाके एक धुन बजती है, खाली एक ढोल से ऑर्केस्ट्रा नहीं बन सकती। उसी तरह डॉक्टर जेना बोलती हैं कि फूड फर्स्ट, सप्लीमेंटेशन लेटर। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे खाने में जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है वो खाने से हमें पहले मिले, बाद में हम सप्लीमेंटेशन की बात करें या सुने या सोचें। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जिनकी हम बात कर रहे थे, जो पिगमेंट हैं, कलरफुल है, गुड, वो एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें। सम ऑफ देम हैव, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ देम हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, शरीर से सूजन कम करने की। वो लॉन्जेविटी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो लोग बहुत कलरफुल सब्जियां, फल खाते हैं, उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हालांकि एक और चीज, अगर आप किसी क्रोनिक बीमारी से पहले से प्रभावित हैं, जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तो किसी भी खास तरह के फूड आइटम को कम या ज्यादा करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। एक और चीज वापस रिपीट करना चाहूंगा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज मोर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आपको खुद की बॉडी को समझना है, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहते हुए कि क्या चीज आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर किसी के लिए जो परफेक्ट डाइट है ये कोई गाइडलाइन सेट नहीं कर सकते, ये आप खुद समझ सकते हैं। आपको इंट्यूटिव होना पड़ेगा कि कौन सी चीजें खाने पे मुझे अच्छा फील होता है, कौन सी चीजें खाने पे मुझे अच्छा फील नहीं होता है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ट्रेनिंग की, जिसमें आपको खुद को ट्रेन करते रहना है। तो मोटा मोटा ये बोलना चाहेंगे, ट्राई टू ईट मील्स विच इज मोर कलरफुल। एक और चीज, ट्राई टू ईट मील्स, ऐसी चीजें खाएं और कोशिश करें ज्यादातर समय आप अच्छे से संतुलित खाना खा सकें। लेकिन उसको परफेक्ट हमेशा बनाना भी जरूरी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हमेशा खाने में आपको इतना न्यूट्रिशन होना चाहिए, इतनी कैलोरी होनी चाहिए। इतना करेंगे तो भी वो मजा नहीं आएगा। तो जिंदगी जो है वो थोड़ी रैंडमनेस भी होनी चाहिए। कभी कभार एक दो कुछ खा लिया उल्टा पुल्टा तो भी आपकी बॉडी इसको संभाल सकती। उसके ऊपर ऑब्सेशन करके नहीं मेरे को हमेशा ऐसे ही खाना है, वो स्ट्रेस आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज को घर में खाएं और आपको वो शायद नहीं पच रही है उस समय, वही चीज आप बाहर जाएं, छुट्टियों पर जाएं और आपने खा ली और आपको पच जाती है, पता भी नहीं चलता।
इट्स द स्ट्रेस ऑफ वर्क विच वॉज नॉट लेटिंग यू डाइजेस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, जो कि आप छुट्टी में है, आप टेंशन फ्री हैं, तो आप उस चीज को आसानी से पचा पाते हैं। तो ये भी सोचने की बात है। फाइबर, अब फाइटोन्यूट्रिएंट्स से हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जेना बोलते हैं कि फाइबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों? हमारे गट जो माइक्रोबायोम है, हमारे शरीर में जो 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया रहते हैं, 100 खरब बैक्टीरिया रहते हैं, उनका पसंदीदा खाना होता है फाइबर। फाइबर, अभी थोड़ी सी भ्रांतियां भी हैं। फाइबर कहाँ रहती है? वो क्या खाली हम रेशेदार सब्जियां खाएं उसी में? नहीं, फाइबर हर चीज में अवेलेबल होती है। आपको जैसे दाल है उसमें फाइबर है, सब्जियों में फाइबर है। फ्लैक्सीड की मैं रिकमेंडेशन आपको बार बार देता हूँ, बहुत वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर। ये भिंडी की सब्जी है, वो बहुत फाइबरस होती है। तो इनफैक्ट एक चीज और मोटा मोटा याद रखिएगा, जो भी प्लांट बेस्ड फूड हैं उन सब में फाइबर आपको मिलेंगे, कम ज्यादा मात्रा हो सकती है। एनिमल प्रोडक्ट्स में, अंडे में, चिकन में, फिश में, मटन में कोई फाइबर नहीं होता है। और फाइबर इज गुड फॉर गट माइक्रोबायोम। आपके शरीर के अंदर अच्छी जो बैक्टीरिया है उनको फाइबर चाहिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए, साथ के साथ ही आपकी पेट को भी साफ रखते हैं। तो डॉक्टर जेना जो बताते हैं तो 3 चीजों की बात करती हैं, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड पोस्टबायोटिक। तो मैंने और आपने भी प्री और प्रोबायोटिक तो सुना था। ये पोस्टबायोटिक क्या होता है? ये होता है मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द गट बैक्टीरिया। जो मेटाबॉलिक वेस्ट, अब जैसे उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड एक कॉमन एग्जांपल है। ये कौन बनाता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारे बॉडी के अंदर में? बैक्टीरिया बनाते हैं। इसी तरह से जो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, जो खासकर बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर में 3 साल तक ट्रेनिंग चलती रहती है, और ये हम जो भी चीज खाते हैं उस खाने की चीज को, जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है, उसको तोड़कर और इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में मिनरल्स और विटामिन्स बना के देने का काम बैक्टीरिया करती है हमारे बॉडी के अंदर। तो बैक्टीरिया और हमारी इम्यून सिस्टम, ये सब साथ में मिलजुल कर चलते हैं। और ये काम एक तरह से है कि झगड़ा लड़ाई रोकने वाला, पीस कीपर का, कि बैक्टीरिया कितने रहें शरीर में, कितना वायरल होना चाहिए रोड, कितने फंजाई होने चाहिए, क्या प्रोटोजोआज रह सकते हैं, ये सब बैलेंस करना, और साथ में हम जिंदा रह सकें, ये बैलेंस करने का काम, ये शांति मेंटेन करने का काम करती है हमारी इम्यून सिस्टम। अब फॉर एग्जाम्पल एच पाइलोरी नाम सुना होगा आपने, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। 50,000 साल से ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारे पेट में रहती आ रही है। अब कुछ लोगों में इसके गलत भी उपाय और ज्यादा संख्या हो जाने पे अल्सर देखा जाता है। तो आपको याद होगा एच पाइलोरी किट पहले मिला करती थी मार्केट में कि वो खाएं। तो अब डिबेट चालू है कि एच पाइलोरी इज गुड, बैड और जरूरी है। एच पाइलोरी जिनके पेट में होता है उनमें अस्थमा कम होती है। जिनको, एक और चीज है, आपने वर्म्स याद है आपको, छोटे व्हाइट वाले टेप वर्म जो होते थे, छोटे छोटे क्रीमी, जिन बच्चों को बचपन में वो छोटे कीड़े हो गए हैं उनको बाद में एक्जिमा, एलर्जी और अस्थमा के सिम्टम्स कम देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी की ट्रेनिंग होती है। तो डॉक्टर जेना बोलती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारा खाना, हमारे पेट के अंदर रहने वाली बैक्टीरिया और हमारी इम्यून सिस्टम, ये तीनों के बीच में कोरिलेशन है और एक तरह से कम्युनिकेशन चलती रहती है। आपने क्या खाया वो डिसाइड करेगी कि किस तरह के बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहेंगे, किस तरह के बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है ये डिसाइड करेगा हमारी इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर आपको, आपके शरीर में और मेरे शरीर में अच्छे वाले बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और याद रखिए, वापिस एक रिपीट करूंगा, फाइबर केवल प्लांट बेस्ड फूड में मिलते हैं। तो फल खाएं, सब्जियां खाएं, दाल खाएं, नट्स खाएं। फ्लेक्सीड मेरी फेवरेट है जिसको मैं बार बार आपको बोलूंगा खाने के लिए। अभी एक जो थर्ड आइटम है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसपे हम आज कोशिश करेंगे कि जा सके, वो है, डॉक्टर जेना बात करते हैं इम्यूनो मेटाबॉलिज्म की। अब आप बोलेंगे ये कौन सा नया शब्द है इम्यूनो मेटाबॉलिज्म? तो ये नया साइंस है, पिछले 5 साल से इसकी बातचीत हो रही है कि जो 3 कॉम्प्लेक्स चीजें हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और फैट खाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो बनाना है, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, कि पाचन करना, पाचन शक्ति। अब आपने सुना होगा कुछ लोगों में पाचन शक्ति अच्छी होती है, मेटाबॉलिक रेट अच्छी है, कुछ भी खा लेते हैं पच जाता है।
अभी की जो करंट साइंस है इसमें ये रिसर्च भी चालू है कि मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी में क्या संबंध है। एक और चीज याद रखिएगा, याद कीजिए जब भी आपको कभी फीवर हुआ, कभी आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, उस समय में हमारे शरीर की जो एनर्जी की डिमांड होती है वो बहुत बढ़ जाती है। क्यों एनर्जी की डिमांड? इसलिए कि शरीर को सूजन पैदा करनी, इन्फ्लेमेशन। क्यों इन्फ्लेमेशन होगी तभी तो बॉडी बैक्टीरिया वायरसेस से खुद को संभाल पाएगी। फीवर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगी और बाकी जो कास्केड होते हैं वो चालू होगा, नए नए इम्यून सेल्स बनना चालू होंगे, हेल्पर सेल, टी सेल, मेडिएटर सेल सब बनना चालू होंगे। ये बड़ी ही इंटेंसिव एनर्जी प्रोसेस होती है। तो आप जब भी बीमार होते हैं तभी आपके शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। और ध्यान से सुनिएगा, आप जब भी बीमार होते हैं तो आपको कमजोरी क्यों होती है? Why do you feel tired when you are sick? Because आपका शरीर आपको एनर्जी कम दे करके इम्यून सिस्टम को ज्यादा एनर्जी देता है कि वो एक इन्फेक्शन से फाइट कर सके। तो मोटा मोटा when we feel tired because we are sick is क्योंकि हमारी शरीर जो है वो मेटाबॉलिज्म को स्लो करके जो एनर्जी हमें देनी चाहिए वो इम्यून सिस्टम को देती है। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो बीमार लोग होते हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड होती है, उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फाइट विच इज गोइंग इनसाइड यू एंड मी। इंटरेस्टिंग साइंस है, केवल अभी क्या बताऊं 5 साल से ही इसके ऊपर में बात चल रही है। बट वापिस याद कीजिएगा कि ये जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर में जो खाना पचना है, ये भी बहुत एक इंटेंस एनर्जी वाली एक्सरसाइज है। तो डॉक्टर रंगन चैटर्जी, डॉक्टर सचिन पांडा, डॉक्टर जेना ये सब बताते हैं कि इवन जो खाना पचाना है ये भी एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। तो डॉक्टर सचिन पांडा ने तो एक सर्वे किया कि खाली जो 100 साल के अंदर में जो खाने के पैटर्न लोगों की चेंज हुई है, ये जो 3 टाइम खाने का कॉन्सेप्ट था ये शायद बहुत पहले से भी नहीं था। और एक्सट्रीम तब हो गई कि अलग अलग फूड कंपनीज ने और स्नैकिंग की आदत डाल डाल के कुछ लोग तो दिन में 5, 6, 10, 12, 15 बार तक खाते हैं, कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, कंटिन्यूस खाते रहते हैं। तो बॉडी को, इम्यून सिस्टम को एक डाउन टाइम चाहिए खुद को रीजनरेट करने के लिए। और सुगाता इज आस्किंग व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक फ्लैक्स सीड। सुगाता, आई नॉर्मली टेक इट ड्यूरिंग माई लंच टाइम। 2 चम्मच which is roasted and grounded flax seed, we mix it with some curd or some water and आप उसकी चटनी जैसे बना सकते हैं, नींबू डाल के, नमक डाल के, goes well with the rice and दाल। तो मिक्स करके आप लंच में बिल्कुल इसको खा सकते हैं। फैंटास्टिक सोर्स ऑफ omega 3 and omega many other antioxidant properties. At the same time, this is also very good for decreasing the blood pressure to the tune of working as good as many antihypertensives, जो कि 4-5 पॉइंट्स कम करते हैं ब्लड प्रेशर को, ये 10 पॉइंट तक कम करता है। So you can try flax seeds during lunch time. So coming back to food, how many times do we eat? Is there any benefit of fasting to immunity? पहले के लोग कितना खाते थे और हम कितना खाने लग गए हैं, और क्या क्या नई चीजें हमारे लाइफ में घुस गई हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। ये 45 मिनट्स होने को आए हैं, तो वी विल टेक इट अप नेक्स्ट वीक व्हेन वी विल टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, द हिस्ट्री ऑफ फास्टिंग एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स, और क्या कोई रिलेशन है क्या, कोई रिश्ता है क्या फास्टिंग में और हमारे इम्यून सिस्टम में। हालांकि एक हिंट देना चाहूंगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेटा और साइंस आ रही है जो कि बताती है कि जो कंटिन्यूस फास्टिंग करने वाले लोग हैं वो अपनी इम्यून सिस्टम के सेल्स को रीजनरेट कर पाते हैं। तो इसके ऊपर में हम साइंटिफिकली और डेटा शेयर करेंगे। परवेश पूछ रहे हैं, परवेश भाई, कि इज ग्रीन चिली अ गुड एंटीऑक्सीडेंट? ऑफ कोर्स इट इज a very good source of vitamin C. At the same time, Parvez bhai, all the chilies family, they contain something called capsaicin. Fantastic source of fat burn. Capsaicin जो अभी आप और हम मिर्ची खाते हैं और जो पसीना आता है और जो गर्मी निकलती है, बहुत सारी कैलोरीज हम तभी बर्न कर रहे होते हैं। और आप नोटिस करेंगे मेरा कोई भी खाना ग्रीन चिली के बिना पूरा नहीं होता है। बेशरम के रसबरी 5 स्टार होटल में भी उनसे ग्रीन चिली मंगा लेता हूँ, उनको टाइम लगता है लाने में, बट लेके आते हैं। तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ
इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट आई वुड से। वैसे ऑन दिस टॉपिक पूरे दुनिया में अलग अलग फूड सोर्सेज के ऊपर स्टडी की गई और वन सिंगल फूड सोर्स जो कि सबसे ज्यादा बॉडी में डीएनए डैमेज को रोकने में कारगर है वो है साधारण लेमन। तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड इज दिन में एटलीस्ट एक नींबू पीने की कोशिश कीजिए पानी में डाल करके, विच एवर वे यू लाइक इट। द वे आई लाइक टू टेक लेमन ड्यूरिंग माई डेली रूटीन इज उसको पानी में आई नॉर्मली टेक इट इन कोल्ड वाटर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालते हैं, आजकल हिमालयन पिंक सॉल्ट भी चल रही है, और वी ऑल्सो मिक्स टीस्पून ऑफ स्मॉल स्पून ऑफ जिंजर पाउडर which makes it a very fantastic source for reducing inflammation in the body। और एक बार आपने उसमें ब्लैक सॉल्ट मिलाए तो वो ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है, एंड इफ़ यू नो वी आर एल्कलाइन, सो हमारी बॉडी में एसिडिटी जितनी बढ़ती है उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगले वाले एपिसोड में जब भी हम वापस नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फास्टिंग एंड इम्यूनिटी। So with that, thank you so much and for joining. ये आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। God bless you. Take care of your health and see you next week. Bye bye. Take care.